अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप सब खैरियत से हैं? आज आप लोगों के लिए हेमाटोलॉजी के टेस्ट की एक लिस्ट बनाई गई है, एक वीडियो बनाई जा रही है हेमाटोलॉजी के टेस्टों के मुताबिक कि आप पता चल सके कि हेमाटोलॉजी के अंदर बेसिक जो टेस्ट हैं वो कौन से टेस्ट किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं और उनकी मेडिकली इम्पॉर्टेंस हमारी बॉडी के अंदर क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी सीबीसी। सीबीसी स्टैंड्स फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें बहुत सारे पैरामीटर हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर है वो हमारे पास आ जाता है आरबीसी। आरबीसी स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड सेल, और इसका जो दूसरा नाम है उसको रेटिकुलोसाइट काउंट भी कहते हैं। इसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स आ जाते हैं जी। सबसे पहले अभी पैरामीटर्स को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आरबीसीज जो है इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो मेल के अंदर क्या हैं, 4.7 से लेकर 6.1 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर। ये मेल के अंदर इसकी नॉर्मल वैल्यू है। फीमेल के अंदर इसकी वैल्यू जो है वो अलग से है। फीमेल के अंदर क्या है, 4.2 से लेकर 5.4 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर जो है वो इसकी फीमेल के अंदर नॉर्मल वैल्यूज़ है। चाइल्ड के अंदर जो बच्चे होते हैं उनके अंदर 4.0 से लेकर 5.5 मिलियन सेल्स पर मिलीलीटर जो है वो इसका नॉर्मल काउंट है। अब इसका हमारी बॉडी के अंदर जो लाइफ स्पैन होता है, इसका दौरानिया जो होता है रेड ब्लड सेल का, वो कितना होता है 120 डेज, यानी कि 120 दिन तक रेड ब्लड सेल जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर ज़िंदा रहते हैं। उसके बाद इनकी खुद ब खुद जो है वो लाइसिस हो जाती है, ये टूट जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास इसका जो फर्स्ट पैरामीटर आ जाता है हीमोग्लोबिन। इसको शॉर्टकट एचबीबी कहते हैं। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ है वो मेल के अंदर कितनी है, 13.5 से लेकर 17.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो इसकी यूनिट है। और फीमेल के अंदर जो है 12.0 से लेकर 15.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ है। और इसकी हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमें इसी से पता चलता है, हीमोग्लोबिन का जब हम लेवल चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक नॉर्मल बॉडी के अंदर जो खून की जो मिकदार है वो कम है या ज़्यादा है या ठीक है। तो जब हम ये लैब्स के अंदर टेस्ट परफॉर्म करते हैं, एचबी टेस्ट करते हैं या सीबीसी टेस्ट करते हैं, तो उसके अंदर हमें पता चलता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मेल फीमेल या चाइल्ड जो भी है उसकी बॉडी के अंदर जो एचबी का लेवल है वो बराबर है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी पीसीवी, पैक सेल वॉल्यूम। इसको हम हेमाटोक्रेट भी कहते हैं जी। और इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं जी, 39% से लेकर 51% जो है वो मेल के अंदर इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ है, और 36% से लेकर 48% जो है वो फीमेल के अंदर इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी MCV, मीन कर्पस्कुलर या मीन सेल वॉल्यूम। अब इसका जो नॉर्मल काउंट है वो क्या है, 80 to 96 फेम्टोलीटर। ये जो है इसकी नॉर्मल वैल्यू है। फेम्टोलीटर जो है वो इसकी यूनिट है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जी MCH, मीन कर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। अब इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ है वो क्या है जी, 27.5 से लेकर 33.2 पिकोग्राम। पिकोग्राम को स्मॉल पी और जी से भी लिखते हैं। पिकोग्राम जो है वो इसकी यूनिट है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी MCHC, मीन कर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। तो ये जो है MCHC जो टेस्ट है, मोस्टली ये जो जब परफॉर्म किया जाता है तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि इस पेशेंट को या इस जिस बंदे का हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, अगर इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ आ रही हैं तो फिर तो ठीक है। अगर जो है इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ नहीं आ रही, अगर इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ से ये कम आ रहा है, तो इट्स मीन कि इस बंदे को जो है वो क्या है, अनीमिया है। अनीमिया की कंडीशन में MCHC जो है वो कम आएंगे जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी RDW। RDW स्टैंड फॉर रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। अब इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ है वो फीमेल के अंदर क्या है, 12.2 से लेकर 16.1% तक ये नॉर्मल वैल्यूज़ है फीमेल के अंदर। और मेल के अंदर 11.8% से लेकर 14.8% तक नॉर्मल है। अब रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ अगर इनके इसका जो काउंट है वो अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब है कि न्यूट्रिएंट्स की किसी किस्म की कोई डिफिशिएंसी है, जिसकी वजह से RDW यानी कि रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ का काउंट जो है वो ज़्यादा हो गया है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सीबीसी का जो दूसरा पैरामीटर है वो आ जाता है हमारे पास जी वाइट ब्लड सेल। अब वाइट ब्लड सेल का जो दूसरा नाम है उसको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। फिर वाइट ब्लड सेल्स क्या हैं जी, इनका हमारी बॉडी के अंदर रोल क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो है डिफेंस मैकेनिज्म का काम कर रहे होते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करता है उसके अगेंस्ट ये वाइट ब्लड सेल जो है वो फाइट करते हैं, हमें यानी कि बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। अब इसके अंदर जो है वो डीएलसी आ जाता है, यानी कि डिफरेंशियल काउंट। अब डिफरेंशियल काउंट के अंदर जो है वो डिफरेंट सेल्स आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं जी न्यूट्रोफिल। अब न्यूट्रोफिल क्या है, बेसिकली ये टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल हैं और ये हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। अगर बॉडी में किसी किस्म का भी कोई इन्फेक्शन होगा तो ये जो न्यूट्रोफिल का काउंट होगा ये बढ़ जाएगा। और इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं, 45 से लेकर 75% तक ये नॉर्मल वैल्यूज़, नॉर्मल काउंट है इनका। एजिनोफिल जो हैं ये डिजीज़ फाइटिंग सेल्स हैं। ये भी जो हैं ये पैरासिटिक इन्फेक्शन, यानी कि बॉडी के अंदर किसी किस्म का भी कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन जब होगा तो एजिनोफिल का काउंट जो है वो बढ़ जाएगा। और हमें किस तरह पता चलेगा कि इनका काउंट बढ़ गया है, क्योंकि इसके लिए एक नॉर्मल वैल्यूज़ दी गई है, नॉर्मल वैल्यूज़ सेट की गई हैं कि 0 से लेकर 6% तक अगर ये होगा तो ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। अदरवाइज़ अगर इससे ज़्यादा हो जाता है इसका काउंट तो इट्स मीन के एजिनोफिल का काउंट ज़्यादा हो गया और बॉडी के अंदर किसी किस्म का कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है या एलर्जिक रिएक्शन है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये मोनोसाइट। मोनोसाइट भी जो है ये WBCs की टाइप है और ये भी इन्फेक्शन में इंक्रीज़ हो जाता है। अब इसका जो नॉर्मल रेंज है या नॉर्मल जो काउंट है वो 1 से लेकर 10% तक इसका नॉर्मल रेंज है। बेजोफिल जो है, बेजोफिल का जो नॉर्मल काउंट है वो 0 से लेकर 3% तक होता है और ये जब इसका काउंट जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो हम इसको बेजोफिलिया कहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट जो हैं ये क्या हैं, बोन मैरो में बनते हैं और इसकी भी आगे फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं जी। बी लिम्फोसाइट जो हैं ये क्या करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इम्यून सिस्टम के अंदर कि ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो इसी के साथ जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस साइटोकाइंस, साइटोकाइंस को ये प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी लास्ट वन इसका WBC का जो पैरामीटर है वो ब्लास्ट सेल। अब ब्लास्ट सेल क्या हैं, बेसिकली ब्लास्ट सेल जो हैं ये प्रिकर्सर हैं, जो हमारे पास मैच्योर सेल्स हैं, सर्कुलेटिंग सेल्स हैं, उनके ये क्या हैं, प्रिकर्सर हैं। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास प्लेटलेट काउंट आ जाता है। प्लेटलेट को जो दूसरा नाम है इसको हम जो है वो थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। अब इनका हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन होता है कि जब भी कोई इंजरी हो जाती है, किसी भी जगह पर कोई ज़ख़म लग जाता है, वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो हमारे बॉडी के अंदर एक मैसेजिंग सिस्टम है, मैसेज जाता है ये प्लेटलेट को कि फ़लाँ साइड पर फ़लाँ जगह पर इंजरी हो गई है तो वहाँ पर आप जाकर ब्लड को स्टॉप करें। तो प्लेटलेट बेसिकली क्या करते हैं, वहाँ पर एग्रीगेट्स बना देते हैं और वहाँ पर जो इंजर्ड साइट होती है उसको वहाँ पर एग्रीगेट बनाकर ब्लीडिंग को स्टॉप कर देते हैं। और अब इसका नॉर्मल काउंट जो है वो 1,50,000 से लेकर 4,50,000 मिलीलीटर जो है इसका नॉर्मल काउंट है। अगर ये बॉडी के अंदर नॉर्मल इसका 1.5 लाख से 4.5 लाख मिलीलीटर सेल्स अगर मौजूद हैं तो इट्स मीन कि ये तो प्लेटलेट नॉर्मल हैं। अगर प्लेटलेट इससे नॉर्मल से कम हो जाएंगे तो इसके लिए एक हम टर्म यूज़ करते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और अगर ये प्लेटलेट का जो काउंट होता है ये नॉर्मल से अगर ज़्यादा हो जाए तो इसके लिए भी एक स्पेशल टर्म यूज़ की जाती है, उसको हम थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। अब इसका जो लाइफ स्पैन होता है हमारी बॉडी के अंदर वो लाइफ स्पैन होता है 8 to 9 डेज़, 8 से 9 दिन तक ये हमारी बॉडी के अंदर सेल्स रहते हैं। उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, इनकी लाइसिस होती है, ये टूट जाते हैं। अब प्लेटलेट के आगे फर्दर जो पैरामीटर हैं PCT हैं, प्लेटलेट PCT स्टैंड फॉर प्लेटलेट क्रेट। उसके बाद आ जाता है MPV यानी कि मीन प्लेटलेट वॉल्यूम। इसमें ये प्लेटलेट जो सेल्स होते हैं उनके वॉल्यूम को देखा जाता है कि उनका वॉल्यूम बराबर है या नहीं है। उसके बाद आ जाता है जी PDW प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। इसमें जो है ये भी है
ये हमारे पास प्लेटलेट के पैरामीटर हैं। उसके बाद थर्ड हमारे पास आ जाता है जी रेटिकुलोसाइट काउंट। ये जो हैं हेमाटोलॉजी के अंदर टेस्ट किए जाते हैं, और ये मोस्टली रेटिक्स काउंट या रेटिकुलोसाइट काउंट जो हैं, एक स्लाइड ली जाती है, स्लाइड के ऊपर जो है एक ड्रॉप ब्लड का लेकर एक इसका स्मीयर बनाया जाता है, और फिर माइक्रोस्कोप में इसको वो करके स्टेन करके माइक्रोस्कोप में जो है वो इसको ऑब्ज़र्व किया जाता है। माइक्रोस्कोप में इसको देखा जाता है कि इसका काउंट जो है वो ठीक है या नहीं। अब इसके काउंट जो है वो एक नॉर्मल काउंट भी दिया गया है, अगर नॉर्मल से एक्सीड करेगा तो फिर जो है वे ये डिजीज़ कंडीशन होगी, अदरवाइज़ ये नॉर्मल इसको डिक्लेयर किया जाएगा। अब इसका जो नॉर्मल है वो क्या है, 0.5 से लेकर 1.5% तक अगर इसका काउंट आ रहा है तो ये नॉर्मल ही काउंट होगा। अगर इसका काउंट जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा आ रहा है तो फिर इसका मतलब है कि कोई भी ब्लड लॉस हुआ है, या बॉडी के अंदर से ब्लड जो है वो ज़्यादा लॉस हो गया है, जिसकी वजह से इसका काउंट ज़्यादा आ रहा है। तो ये मोस्टली जो है ये बॉडी के अंदर किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें रेटिक्स काउंट किया जाता है, कैंसर में किया जाता है, अनीमिया में किया जाता है। अनीमिया यानी कि बॉडी के अंदर जब रेड ब्लड सेल्स और HB लेवल जो है वो बिलो देन द नॉर्मल हो जाएगा तो उसको हम वो अनीमिया कहते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है जी बोन मैरो फंक्शन। बोन मैरो फंक्शन जो है वो कैंसर कंडीशन में किया जाता है। जब कैंसर की कंडीशन होती है तो उसमें बोन मैरो को चेक किया जाता है कि बोन मैरो जो है वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। अगर ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही होती तो फिर इसके अंदर से एबनॉर्मल सेल्स की जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, और ये कैंसर की कंडीशन में होता है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सिकल सेल। अब सिकल सेल जो है ये एक सिकल सेल एनीमिया इसमें आ जाता है। सिकल सेल एनीमिया बेसिकली हमारे पास एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि जीन्स की वजह से, जीन्स की म्यूटेशन जब होती है तो उसमें ये हमारे पास बॉडी के अंदर सिकल सेल एनीमिया जो है ये डिजीज़ आ जाती है। अब सिकल सेल जब हम इसको देखते हैं माइक्रोस्कोप में, जब हम देखते हैं तो इसकी जो सिकल सेल की जो शेप होती है ये क्रीसेंट मून की तरह हमें इसकी शक्ल जो है वो नज़र आ रही होती है, यानी कि हाफ मून हमें नज़र आ रहा होता है, और उसमें जो हाफ मून की वो जो शेप होती है उसमें हमें वो नज़र आ रहा होता है। उसके अलावा जो है वो अनीमिया अगर है, अनीमिक कंडीशन है, तो उसमें भी सिकल सेल जो है वो टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी आयरन एसे, यानी कि आयरन का हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आयरन को जो है वो भी हम मॉनिटर करते हैं कि बॉडी के अंदर आयरन की क्या पोजीशन है। उसके लिए जो है हम देखते हैं, आयरन टेस्ट है हमारे पास। आयरन टेस्ट जो है बेसिकली इसकी जो रेंज है हमारे पास वो आ जाती है जी, फीमेल के अंदर आ जाती है जी 35.5% से लेकर 44.9% जो है इसका नॉर्मल काउंट है आयरन का, और मेल के अंदर 38.3 से 48.6% जो है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होना चाहिए। अगर इससे कम या ज़्यादा होगा तो ये डिजीज़ कंडीशन होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी TIBC। TIBC स्टैंड फॉर टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। अब टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, बॉडी के अंदर जो है वो टोटल आयरन को देखा जाता है कि ये कितना है, आयरन जो है बॉडी के अंदर कितना मौजूद है। तो इसके लिए जो नॉर्मल काउंट है वो क्या है जी 250 से लेकर 450 माइक्रोग्राम, यानी कि 250 से लेकर 450 माइक्रोग्राम नॉर्मली जो है वो आयरन मौजूद होना चाहिए बॉडी में। अगर इससे ज़्यादा है तो ये डिजीज़ कंडीशन है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास UIBC। UIBC स्टैंड्स फॉर अनसेचुरेटेड आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। अब इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है 111, यानी कि 111 से लेकर 343 माइक्रोग्राम जो है वो इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास फेराटिन टेस्ट। फेराटिन टेस्ट जो है बेसिकली क्या है जी, फेराटिन टेस्ट इज अ ब्लड प्रोटीन टेस्ट दैट कंटेन आयरन, यानी कि ये कोई भी अगर डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब करता है फेराटिन टेस्ट तो डॉक्टर को इस टेस्ट से ये अंदाज़ा हो सकता है कि इस बॉडी के अंदर ये जो पेशेंट है इसकी बॉडी जो है वो कितने आयरन को स्टोर कर सकती है।
अगर इसकी आयरन की अगर आयरन का जो काउंट है वो कम आ रहा होगा तो इट्स मीन कि आयरन डिफिशिएंसी है ह्यूमन बॉडी के अंदर। आयरन फेराटिन की जो है वो डिफिशिएंसी है, यानी कि आयरन की डिफिशिएंसी आ रही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ESR। ESR स्टैंड्स फॉर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब ESR जो है इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ है फीमेल के अंदर 0 टू 20 मिलीमीटर पर हार है, और जो हमारे पास मेल है मेल के अंदर 0 टू 15 मिलीमीटर पर हार है। अब ESR जो है जब भी कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन होगा तो उसमें ESR का जो काउंट है वो जो है वो एलिवेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ हमारे पास फिजियोलॉजिकल कंडीशंस भी हैं जिसमें ESR जो है वो रेज हो जाता है, जैसा कि फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में ESR जो है वो रेज हो जाएगा, उसका काउंट जो है वो मोर देन नॉर्मल आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई बीमारी है, ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। यहाँ पर आपको एक फ़र्क बताता जाऊँ कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन और पैथोलॉजिकल कंडीशन में ये फ़र्क होता है कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो होती है ये टेम्परेरी होता है, ये आर्जी तौर पर होता है, ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती है ये डिजीज़ कंडीशन होती है, जब भी बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ होती है तो उसको हम पैथोलॉजिकल कंडीशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी हेमाटोलॉजी टेस्ट लिस्ट के अंदर कूम टेस्ट आ जाता है। अब कूम टेस्ट की ज़रूरत कहाँ पर पेश आती जाती है, जब भी कोई ब्लड ग्रुपिंग के बाद क्रॉस मैच किया जाता है, ट्रांसफ्यूजन ब्लड जो है किसी भी रेसिपिएंट को ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है तो ट्रांसफ्यूजन करने से पहले कुछ इसके अलावा जो टेस्ट हैं वो भी परफॉर्म किए जाते हैं, यानी कि स्क्रीनिंग की जाती है हेपेटाइटिस बी, सी, टाइफाइड, मलेरिया, LFT वगैरह। लेकिन जो है मेजर जो टेस्ट है उसके बाद वो कूम टेस्ट है, यानी कि कूम टेस्ट किया जाता है कि कंपैटिबिलिटी देखी जाती है कि ये आया रेसिपिएंट और डोनर का जो ब्लड है ये कंपैटिबल है या नहीं है, ये रेसिपिएंट को ट्रांसफ्यूज़ किया जा सकता है या नहीं है। तो उसके लिए दो मेथड हैं, एक DCT मेथड है, DCT मेथड यानी कि डायरेक्ट कूम मेथड है, डायरेक्ट कूम टेस्ट है, और जो दूसरा है वो ICT यानी कि इनडायरेक्ट कूम टेस्ट है। ये दोनों टेस्ट परफॉर्म जब किए जाते हैं, अगर ये दोनों कंपैटिबल आ रहे हों तो तब जो है ब्लड जो है रेसिपिएंट को ट्रांसफ्यूज़ किया जा सकता है, अदरवाइज जो रेसिपिएंट होता है उसको ब्लड जो है हम ट्रांसफ्यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप तो हमारे पास ABO ब्लड ग्रुपिंग है और साथ में RH सिस्टम है। RH सिस्टम जो होता है वो हमें ब्लड ग्रुप के पॉजिटिव या नेगेटिव होने का बताता है कि ये ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर हम मेथड को डिस्कस कर रहे हैं कि ब्लड ग्रुप जो है वो कितने मेथड से किया जाता है। तो बेसिकली ब्लड ग्रुप को और भी कोई मेथड हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग और रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग को डिफाइन करेंगे कि फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है। फॉरवर्ड ब्लड ग्रुप जो है वो हम स्लाइड के ऊपर करते हैं या तो फिर टाइल के ऊपर करके तो हम उसको करते हैं, फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। तो इसी के साथ जो रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग है, तो रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग जो है ये सबसे सेफ मेथड है ब्लड ग्रुपिंग का। ये जो है ट्यूब के अंदर जो है टेस्ट को यानी कि सेल सस्पेंशन बना के रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग की जाती है, और ये कंफर्म ब्लड ग्रुपिंग है। ये ब्लड ग्रुपिंग के अंदर जो है वो सेफ पार्ट है। अगर रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग की जाए तो ये बहुत सेफ मेथड है ब्लड ग्रुपिंग। तो होप सो कि आपको ये वीडियो जो है ये पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है वो टेस्ट को हम बताएंगे कि केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं और उनकी मेडिकली क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस चैनल को हिम्स हफीज़ हरीपुर ऑनलाइन लेक्चर्स के नाम से यूट्यूब के ऊपर एक ये चैनल बनाया गया है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।